हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। तो उस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करने से पहले हम देखते हैं कि आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे उसका स्टोरेज होता है। इस सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एनीमिया की बात करेंगे, कैसे कैसे उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जीआई ट्रैक्ट का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ड्यूडेनम से होता है। तो यहाँ पर हम एक ड्यूडेनम की सेल भी बना दी। ठीक है, यहाँ पे एक सेल बनाया ड्यूडेनम की। उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन में कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद हम ये स्टोरेज कैसे होता है लीवर में और बोन मैरो में। ठीक है, इनकी मैक्रोफेज में। तो सबसे तो इसके बाद हमने बनाया ये। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन इसका होता है, कहाँ से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ड्यूडेनम होती है हमारी, वहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। वहाँ पर हमने एक ड्यूडेनम की सेल बनाई, इसका एपिकल पार्ट है और बेसल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक ये जो हमारा है सेल ऑफ ड्यूडेनम बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चैनल बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम DMT1। DMT1 का मतलब होता है डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर वन। डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर वन। ठीक है, दूसरा होता है जो हमारा बेसल पार्ट पे होता है, उसको बोलते हैं फेरोटीन चैनल। ठीक है, उसके बाद इसके बाद होता है रिडक्टेज और ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, रिडक्टेज चैनल और ऑक्सीडेज चैनल, इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा जो आयरन Fe+3 में होता है वो Fe+2 में कन्वर्ट करता है। कौन? साइटोक्रोम बी रिडक्टेज, जिसे स्टेप्स भी बोलते हैं। जबकि जो हमारा ऑक्सीडेटर होता है वो होता है उसको बोलते हैं सेरुलोप्लाज्मिन या हिपेस्टीन बोलते हैं। सेरुलोप्लाज्मिन या हिपेस्टीन क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, या आयरन को Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे ट्रांसफेरिन, जो कि हमारे कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं। ट्रांसफेरिन ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एक्चुअली ये प्रोड्यूस होते हैं लीवर से। लीवर से आते हैं ये फिर ब्लड में। यहाँ पे ब्लड में आने के बाद ये आयरन को बाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा कहाँ, ड्यूडेनम से। ठीक है, दूसरा फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, आयरन का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से? ड्यूडेनम से। फिर आता है ये ब्लड सर्कुलेशन में। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज कहाँ होता है हमारा, स्टोरेज होता है हमारा कहाँ पर, लीवर में बोन मैरो में। इसकी मैक्रोफेज में इसका ट्रांसपोर्टेशन वो स्टोरेज होता है। तो सबसे पहले हम इसके वो देखने से पहले आयरन की बात करते हैं। एक्चुअली आयरन दो टाइप के होते हैं, एक हीम आयरन होता है, एक नॉन हीम आयरन होता है। जो हीम आयरन होता है लाइक जैसे कि मीट वगैरह हो गया, उसमें Fe+2 की फॉर्म में होता है और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि जो नॉन हीम आयरन होता है वो Fe+3 की फॉर्म में होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह में Fe+3 की फॉर्म में आयरन होता है। तो जैसे कि हमने डाइटरी आयरन लिया, उसमें Fe+3 था। ये Fe+3 जो होगा ये आयरन जाएगा हमारे स्टोमक से जाएगा ये ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में जाने के बाद Fe+3 जो होगा Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी हेल्प से, साइटोक्रोम बी रिडक्टेज की हेल्प से। अभी Fe+2 कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा DMT1 से जाएगा हमारी सेल के अंदर। सेल से फिर Fe+2 निकल जाएगा बाहर फेरोटीन की हेल्प से। अब ये फेरोटीन की हेल्प से जैसे ही बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद ये जाएगा हमारे कहाँ, सेरुलोप्लाज्मिन के पास। सेरुलोप्लाज्मिन इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा किससे, जो हमारा ट्रांसफेरिन था, जो कि लीवर ने बनाया था। वहाँ पर 6 बाइंडिंग साइट थी इसकी, 2 पे ही बाइंड हो पाएगा। जब यहाँ पर 2 बाइंड हो जाएगा फिर ये इसको लेके जाएगा हमारी लीवर की और बोन मैरो की मैक्रोफेज में। ठीक है, वहाँ पर ले जाने के बाद ये फेरेटिन जो होगा, ये फेरेटिन कन्वर्ट हो जाएगा हेमोसिट्रीन में। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन किस में होगा, फेरिक फॉर्म में, और इसका स्टोरेज भी फेरिक फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया, चला गया मैक्रोफेज किसकी, लीवर की और बोन की, उसमें मैक्रोफेज में चला गया। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा था हमारा, एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर हमने बात किया ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर हमने स्टोरेज की बात की, स्टोरेज भी हो गया इसका। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे इसके जो अब हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि फेरोप्रोटीन है। जो फेरोप्रोटीन है इसको इनहिबिट करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिपेसिडिन। हिपेसिडिन जो होता है वो एक हिपेटिक प्रोटीन है। वो क्या करता है, वो इसको इनहिबिट कर देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। जब एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, जो स्टोरेज आयरन है वो यूज हो जाएगा, तो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टोरेज वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी आयरन की, कहाँ पर, मैक्रोफेज में। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि मैक्रोफेज में आयरन स्टोरेज जो होता है वो कैसे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर
अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है, कौन सी फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन सी फॉर्म में स्टोरेज होता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, Fe+2 की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फेरिक फॉर्म में होता है, Fe3 की फॉर्म में। फिर वो जो होता है स्टोरेज भी Fe3 की फॉर्म में यानी फेरिक फॉर्म में ही होता है। अभी फेरिटीन जो होता है हेमोसिट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोरेज रहता है इसमें। अगर हम बात करें ट्रांसफेरिन की, एक्चुअली जो ट्रांसफेरिन है उसके पास होती है 6 बाइंडिंग साइड। तो अगर हम यहाँ बात करें परसेंटेज ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, एक्चुअली इसमें क्या होता है, सेचुरेशन का मतलब कितने से सेचुरेट हो गया, यानी 6 में से कितने पे बाइंड हुआ, 2 पे बाइंड हुआ। उसको अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दो उसका परसेंटेज निकल जाएगा, यानी कितना 33%, यानी 33% जो है हमारा ट्रांसफेरिन सेचुरेशन हो गया। उसके बाद करते हैं हम सीरम आयरन की बात। सीरम आयरन कितना होता है, हमारे सीरम में आयरन होता है 100 से 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कितना, मतलब कितनी बाइंडिंग कैपेसिटी है उसकी, एक्चुअली कितनी हमारे पास, कितनी कितनी साइड थी ट्रांसफेरिन के बाद, 6 साइड थी, 6 में से 6 पे बाइंड हो गया तो कितना टोटल पे बाइंडिंग हो, तो कितना हो सकता है। तो सीरम आयरन कितना हो सकता है इसमें टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी हो सकती है 300 to 360 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम बात करें हीमोसिट्रीन की, हीमोसिट्रीन जो होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है किसकी हेल्प से, जो प्रेसियन ब्लू स्टेन होती है ना उससे स्टेन करते हैं। इसको स्टेन करने के बाद हमें वोयलेट रेड कलर के ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, तो वोयलेट पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। तो इसको इसको बोलते हैं पेरिस रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनेट रिएक्शन होती है। ठीक है। यहाँ पर हमने इसके हेमोसिट्रीन के स्टेन की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि हम कैसे बोन मैरो फेरेटिन लेवल को कैसे मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो बोन मैरो फेरेटिन होता है वो इक्विवेलेंट होता है सीरम फेरेटिन के। तो हम क्या करते हैं, बोन मैरो फेरेटिन का एग्जामिनेशन करना डिफिकल्ट है तो हम क्या करते हैं, सीरम फेरेटिन का लेवल मेजर कर लेते हैं। एक्चुअली सिस्टमिक लेवल में जो सीरम फेरेटिन है उसका मेजर कर लेते हैं, जिससे उसका मेजर करने के बाद हम इजीली पता कर सकते हैं कि बोन मैरो में कितना हमारा फेरेटिन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इसके जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें कैसे कैसे एनीमिया क्या कैसे होता है और उसमें क्या होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे पहले हम उसका काउज देखेंगे कि किसकी वजह से ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले काउज देखेंगे, फिर हम उसका स्टोरेज देखेंगे, फिर हम उसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, फिर उसका डायग्नोसिस देखेंगे, फिर उसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम काउज की बात करते हैं। एक्चुअली ये होता कैसे है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हमारा इंटेक है मतलब वो ही पुअर है, डिक्रीज इंटेक है, मतलब ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन बहुत पुअर है, यानी हमें बहुत कम आयरन मिल रहा है तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। दूसरा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाए। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कैसे होगा, मान लिया कि हिपस्टीन जो होता है वो फेरोटीन को इनहिबिट कर दे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो सकता है। तीसरा क्या होगा, रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है, लाइक प्रेगनेंसी वगैरह में क्या होता है आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। चौथा क्या कि ब्लड लॉस हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो आयरन का क्या होगा, आयरन का लेवल भी कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें स्टेजेज की, यहाँ पर 3 स्टेज होती हैं। एक तो डिक्रीज स्टोरेज हो जाएगा, दूसरा आयरन प्रोफाइल की बात करेंगे, तीसरा हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या इफेक्ट करता है आरबीसी पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्रीज स्टोरेज। डिक्रीज स्टोरेज में क्या होता है, मतलब स्टोरेज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा कहाँ पर, बोन मैरो में, और सीरम फेरेटिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा इनमें आयरन का। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव आयरन बैलेंस, इसको नेगेटिव आयरन बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि आयरन बोन मैरो में भी कम हो गया और सीरम में भी कम हो गया। अब बात करते हैं आयरन प्रोफाइल की। आयरन प्रोफाइल में हम चेक करेंगे कि सीरम पेरेटिन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, सीरम आयरन पे क्या इफेक्ट पड़ा, और जो हमारा परसेंटेज ट्रांसफेरिन सेचुरेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा। एक्चुअली जो सीरम फेरेटिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, सीरम फेरेटिन डिक्रीज हो जाएगा, सीरम आयरन डिक्रीज हो जाएगा, और परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन डिक्रीज हो जाएगा, जबकि हमारा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये सब हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें क्या होता है, जो उसमें होता है आरबीसी अफेक्टेड हो जाती हैं। आरबीसी अफेक्टेड होती हैं कैसे, या तो उसमें हो जाएगा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि पेलनेस जो होगी आरबीसी में, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से वो बढ़ जाएगी, आयरन कम होने की वजह से, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से वो बढ़ जाएगी पेलनेस किसमें, आरबीसी में। फिर दूसरा हम कहेंगे एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसोसाइटोसिस जो होता है हमारा, एक्चुअली
एक होता है एनआइसोसाइटोसिस, दूसरा होता है पोइकिलोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस में क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं उसकी साइज वगैरह में, उसकी चौड़ाई में, ठीक है। तो क्या होता है उसमें वेरिएशन इंक्रीज हो जाते हैं। जब वेरिएशन इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होगी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोइकिलोसाइटोसिस की। अगर हम पोइकिलोसाइटोसिस की बात करें, उसमें जो शेप होती है वो आरबीसी की वो चेंज हो जाती है, उसमें एबनॉर्मल शेप आ जाती है। एबनॉर्मल शेप आ जाती है, कैसे एबनॉर्मल शेप आ जाती है, जैसे पेंसिल जो आती है पेंसिल लाइक शेप बन जाती है, या फिर इलिप्टिकल शेप बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, पोइकिलोसाइटोसिस में शेप ही चेंज हो जाती है, यानी एबनॉर्मल शेप हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, जिसका जो मतलब जिसके अंदर आयरन की कमी है उस बंदे को क्या होगा, उसके जो फट उसको थक जाएगा बहुत जल्दी, उसको बोलेंगे फटीग। तो एक तो उसका क्लिनिकल फीचर है फटीग। दूसरा होगा कि जो कोइलोनाइकिया का मतलब क्या होता है, कोइलोनाइकिया होता है कि इसमें जो हमारे नेल्स होते हैं ना, वो हो जाते हैं हमारे स्पून शेप, स्पूनी चम्मच जैसे स्पून शेप जैसे नेल दिखाई देते हैं। तीसरा बात करते हैं पाइका की। पाइका में क्या होता है, पाइका में क्या कहते होता है, जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं वो चौक खाने लगते हैं, ठीक है, दे आर ईटिंग चौक, और वो जो होता है मिट्टी वगैरह चाटने लगते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक सिंड्रोम की बात करें जिसको हम बोलते हैं पल्मर विल्सन सिंड्रोम। ये पल्मर विल्सन सिंड्रोम होता है, ये एक टायर्ड होता है, एक टायर्ड होता है। इसमें क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसमें इसोफेगस वेब, ठीक है। तीसरा होता है इसमें ग्लोसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। ये हो गया एक ट्रायड जिसको बोलते हैं पल्मर विल्सन सिंड्रोम। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हम क्या क्या करेंगे, डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में एक तो हम करेंगे बोन मैरो एग्जामिनेशन, फिर करेंगे हम ब्लड टेस्ट की बात करेंगे, फिर करेंगे हम आयरन प्रोफाइल की बात करेंगे। आयरन प्रोफाइल की बात करने के बाद फिर हम देखेंगे हम फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर मेंजर इंडेक्स की बात करेंगे, फिर हम करेंगे एक रेशियो की बात करेंगे, फिर हम उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन में ये गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, आयरन की जो कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है आयरन। आयरन डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि हीमोसिड्रीन का हमने क्या किया था, स्टेन किया था किससे, प्रशियन ब्लू से। अब उसको इस प्रशियन ब्लू से स्टेन किया था, स्टेनिंग होने के बाद वोयलेट पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स दिखाई दिए थे। अगर हमारे पास हीमोसिड्रीन ही कम होगा तो स्टेनिंग ही बहुत कम होगी। इसका मतलब क्या होगा कि आयरन जो है इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसका आसानी से हम चेक कर सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी है। उसके बाद करते हैं हम अपना उसके बाद करेंगे हम ब्लड टेस्ट की बात। तो यहाँ पर हम स्टेनिंग जैसे ही करते हैं तो हमें वॉयलेट पर्पल कलर ग्रैन्यूल्स दिखाई दिए थे। तो ये दिखाई देते हैं तब जब हीमोसिड्रीन अपनी नॉर्मल इसमें होता है अमाउंट में। जब कम होता है तो ये ग्रैन्यूल्स बहुत कम दिखाई देते हैं। फिर हम करते हैं ब्लड टेस्ट की बात। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें होता है हमारा हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। फिर हम एम सी वी यानी कि मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम चेक करते हैं, MCHC चेक करते हैं, और हमारा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ चेक करते हैं। एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। MCV MCHC ये कम हो जाते हैं जब हम। और बात होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, वो भी कम हो जाती है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कम हो जाती है का मतलब क्या है कि इसमें एनसाइक्लोसाइटोसिस हो जाता है, वेरिएशन आ जाते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं। तो इसकी वजह से रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी इंक्रीज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं हमारे आयरन प्रोफाइल की। आयरन प्रोफाइल में हम 4 बातें याद करेंगे। चारों बातें हमने जो हम पढ़ चुके हैं। तो सीरम फेरेटिन लेवल कितना था, सीरम आयरन लेवल कितना, क्या सीरम आयरन लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसके परसेंटेज ट्रांसफेरिन सेचुरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें सीरम फेरेटिन की, एक्चुअली जो सीरम फेरेटिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज हो जाता है, एक्चुअली जो होता है, जैसे इसको कैसे चेक करते हैं, जैसे कि हमारा बोन मैरो फेरेटिन है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो सीरम फेरेटिन के इक्विवेलेंट होता है। तो बोन मैरो फेरेटिन को चेक करना तो आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर सीरम फेरेटिन को ही चेक करते हैं। तो सीरम फेरेटिन को जब हम चेक कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि सीरम फेरेटिन कम है, इसका मतलब बोन मैरो फेरेटिन भी कम होगा। तो इससे क्या होता है कि सीरम फेरेटिन लेवल कम होता है, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। फिर हम करते हैं
इसके बाद करते हैं हम उसके बाद करते हैं सीरम आयरन की बात। सीरम आयरन में क्या कितना होता है, एक्चुअली नॉर्मल होता है वो 100 से 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें परसेंटेज ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन की, तो 33% से भी कम हो जाता है, 33% से भी कम हो जाता है। फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करें तो आयरन डिक्रीज हो जाता है। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो होगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा। अब आयरन कम होगा तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाएगा, तो लीवर क्या करेगा, लीवर ट्रांसफेरिन का फॉर्मेशन बढ़ा देगा। जब ट्रांसफेरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो उसकी बाइंडिंग साइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब बाइंडिंग साइड बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हो जाएगा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम उसके बाद बात करते हैं हम फ्री आयरन जो होगा हमारा फ्री इरिथ्रोसाइट। तो फ्री इरिथ्रोसाइट की बात करते हैं। फ्री इरिथ्रोसाइट जो प्रोटोपोरफायरिन जो होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर वो देखें तो वो इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो आयरन होता है वो बाइंड करता है प्रोटोपोरफायरिन के साथ। जब उसके साथ बाइंड करता है तो हीम का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो प्रोटोपोरफायरिन बाइंड नहीं हो पाएगा आयरन के साथ। जब ये आयरन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर हीम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। हीम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो जो प्रोटोपोरफायरिन है वो ऐसे ही ब्लड में पड़ा रहेगा। जब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कि प्रोटोपोरफायरिन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। फ्री किस लिए होता है, क्योंकि आयरन के साथ बाइंड कर नहीं पाता है। फिर हम बात करते हैं मेंजर इंडेक्स की। मेंजर इंडेक्स में क्या होता है, इसमें मीन सेल वॉल्यूम जो होता है उसको 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 डोमिनेट करते हैं होता है आरबीसी काउंट के साथ। एक्चुअली क्या होता है, मीन सेल वॉल्यूम तो डिक्रीज होता ही है, लेकिन आरबीसी काउंट उससे भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। जब दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर हम इसकी बात करें, जब ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है आरबीसी का लेवल, तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका रिस्क इसका ये बढ़ जाएगा। मेंजर इंडेक्स कितना हो जाएगा, अगर मोर देन 13 है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर हम थैलेसीमिया की बात करें, थैलेसीमिया में क्या होता है, ये लेस देन कितना हो जाता है 13। तो थैलेसीमिया में मेंजर इंडेक्स जो होता है वो लेस देन 13 होता है, जबकि हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये होता है मोर देन 13। अगर हम बात करें फिर एक रेशो की, जिसको बोलते हैं सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को डोमिनेट करते हैं हम लोग फेरेटिन से, लोग वैल्यू ऑफ फेरेटिन। एक्चुअली क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होते हैं ना वो तो इंक्रीज हो जाता है, जबकि फेरेटिन की वैल्यू कम हो जाती है। तो क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका रेशो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो कितना हो जाता है, 1.5 से ज़्यादा रहता है। अगर 1.5 से ज़्यादा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, अगर कम है तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है। अगर हम एक बात करें कि सीरम फेरेटिन जो होता है, जो सीरम फेरेटिन होता है वो डिक्रीज वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, सीरम ट्रांसफेरिन के। अगर अगर ट्रांसफेरिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि फेरेटिन कम है। अगर फेरेटिन का लेवल घटा हुआ है इसका मतलब ट्रांसफेरिन कम, ट्रांसफेरिन बढ़ा हुआ है, अगर फेरेटिन कम है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रीटमेंट पे जो प्राइमरी काउज होता है ना उसको ठीक किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। जब आयरन सप्लीमेंट्स देंगे या तो उसको ओरल देंगे या पार एंट्रल देंगे। ओरल या पार एंट्रल देने से क्या होगा, हम क्या देख सकते हैं कि उसको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जो होता था ना, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इम्प्रूवमेंट कितने दिन में, 3 से 4 दिन में। उसमें क्या होगा, जो उसके फटीग होगी, उसका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी वो क्या उसकी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी। वो ख़त्म होती चली जाएंगी। और देखा गया एरिथ्रोपोइसिस जो होगा वो बढ़ जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस उसका इंक्रीज हो जाएगा। उस हमें कैसे पता चलेगा एरिथ्रोपोइसिस इनकिन हो गए, तो हम जो होंगे ना उसके ब्लड में रेटिकुलोसाइट आसानी से देख सकते हैं। वो ये आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से ये एसोसिएटेड होता है कि इसका ब्रिस्क एरिथ्रोपोइसिस की जो इसको बोलते हैं ब्रिस्क एरिथ्रोपोइसिस। यानी क्या होता है, आयरन सप्लीमेंट्स देने से जो होता है एरिथ्रोपोइसिस जो एरिथ्रोपोइसिस होता है उसका मैकेनिज्म जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा आयरन सप्लीमेंट्स के बारे में। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में तो पहले प्राइमरी काउज ठीक करेंगे, फिर आयरन सप्लीमेंट्स देंगे और धीरे धीरे एरिथ्रोपोइसिस बढ़